जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ को बर्थ चार्ट में कैसे देखा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉरेनर से शादी होने में या फॉरेन लैंड में शादी होने में बर्थ चार्ट के कौन से घर, कौन से राशियाँ और कौन से ग्रह रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन से कम्बाइनेशंस बनना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नवांश कुंडली का रोल क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और द्वारा कारक प्लैनेट का रोल क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में राजीव गांधी जी और प्रियंका चोपड़ा जी की दो उदाहरण कुंडली से भी समझाएंगे। आप अगर इस वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक देखते हैं तो आप खुद अपनी कुंडली देखकर निश्चित तौर पर यह जान पाएंगे कि आपकी शादी फॉरेन लैंड में या फॉरेनर से होगा या नहीं होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ज्योतिष का एक प्रिंसिपल को बताना चाहता हूँ। जो चीज़ें थोड़ा अनकॉमन है, अनयूजुअल है, ऐसी चीज़ों को बताते समय स्थान, काल और पात्र का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यह एक ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जब हम विदेश में शादी होने की या विदेशी से शादी होने की बात कर रहे हैं तो यह थोड़ा नॉर्मल से हटकर है, इसीलिए इसमें स्थान, काल और पात्र को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेनर से शादी या फॉरेन लैंड में शादी होगा या नहीं होगा, इसको देखने के लिए बर्थ चार्ट के 7th हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस और उनके लॉर्ड्स को देखा जाता है। इसका कारण है 7th हाउस शादी और विवाह का हाउस होता है। 7th हाउस से पति या पत्नी और विवाहित जीवन को देखा जाता है। 12 हाउस से फॉरेन लैंड और फॉरेनर्स को देखा जाता है। 9th हाउस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देखा जाता है, कल्चर को देखा जाता है। और 5th हाउस से लव और रिलेशनशिप को देखा जाता है, रोमांटिक रिलेशनशिप को देखा जाता है। तो घर के हिसाब से बात करें तो इन चार घरों की और उनके स्वामी ग्रह की रोल होता है विदेशी से शादी होने में या विदेश में शादी होने में। 7th हाउस या 12 हाउस से या इन दोनों से 5th हाउस का रिलेशन बनने से लव और रिलेशनशिप के लिए फॉरेन में शादी होता है। लेकिन इन दिनों में ऐसा भी देखा जाता है कि बगैर 5th हाउस के इन्वॉल्वमेंट के भी फॉरेन लैंड में शादी होते हुए या फॉरेनर से शादी होते हुए देखे जाते हैं। अरेंज मैरिज भी होते हुए देखे जाते हैं। अगर राशियों की बात किया जाए तो जलकारक राशि विदेशी से या विदेश में फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जलकारक राशियां 3 होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर ग्रहों की बात किया जाए तो गुरुदेव, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु और शनि, इन 6 ग्रहों का रोल होता है विदेशी से या विदेश में फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी कराने के लिए। इनके कारण ही शुक्र शादी के स्थायी कारक ग्रह होते हैं, फिक्स्ड कारक ग्रह होते हैं। मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में शुक्रदेव विवाह के स्थायी कारक ग्रह होते हैं और पुरुष की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति गुरु होते हैं। गुरु की आशीर्वाद की, उनकी ब्लेसिंग की जरूरत होता है। गुरुदेव शादी करा देते हैं। और फीमेल के चार्ट में गुरु बृहस्पति को हस्बैंड का कारक माना जाता है और मंगल को नाड़ी ज्योतिष में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फीमेल का हस्बैंड का कारक ग्रह माना जाता है और फीमेल का बॉयफ्रेंड का कारक ग्रह माना जाता है। राहु विदेश का, विदेशी लोगों का और विदेशी कल्चर का कारक ग्रह होता है। और जो भी चीज़ें अपनी परंपरा कल्चर से हटकर होते हैं, सोशल नॉर्म से हटकर होते हैं, यूनिक होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, इस तरह की चीज़ों को राहु और केतु रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए राहु और केतु का
विदेशी से या विदेश में शादी होने की जो भूमिका होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी तरह से शनि भी विदेशी से, फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी कराने की चीज़ों को प्रमोट करता है। और नवांश कुंडली, जिसको D9 चार्ट भी कहा जाता है, यह शादी का मुख्य वर्ग चार्ट होता है। नवांश कुंडली शादी, विवाह, पति पत्नी, विवाहित जीवन, इन चीज़ों को सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करता है, माइक्रो लेवल में विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। इसलिए शादी विवाह संबंधित चीज़ों में नवांश कुंडली का रोल सर्वाधिक होता है। बगैर नवांश कुंडली को कंसल्ट किए शादी विवाह, पति पत्नी या विवाहित जीवन के बारे में फाइनल वर्ड नहीं कहा जा सकता। अब फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने के लिए बर्थ चार्ट में कौन से कॉम्बिनेशंस बनना जरूरी होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होने से या 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में होने से फॉरेनर से शादी होने की एक कंडीशन बनता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो और 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो, इस तरह से 7th हाउस और 12th हाउस के बीच में राशि परिवर्तन हो, तो यह एक बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनता है फॉरेनर से शादी होने की या फॉरेन लैंड में शादी होने की। 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठने से या 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठने से शादी लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, दूर दराज में होगा, दूर देश में होगा, इसका इंडिकेशन होता है। अगर इन दोनों घरों की स्वामी ग्रह एक दूसरे की घर को एक्सचेंज कर रहे हैं, अर्थात 7th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है और 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, तो यह पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और जब 5th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस के बीच में संबंध बनता है या 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस के बीच में संबंध बनता है या इन चारों घरों के बीच में संबंध बनता है, तो प्रेम संबंधों के कारण विदेशी से या विदेश में शादी होने की पॉसिबिलिटीज को बताता है। इन 4 घरों के बीच में, अर्थात इन 4 घरों में से किसी भी 2 घर या 3 घरों के बीच में 2 से अधिक इस तरह के संबंध बनता है, तो फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने की पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन अगर सिंपली 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है, तो यह कई बार शादी के बाद विदेश ट्रेवल की इंडिकेशन देता है। इसी तरह से 7th हाउस का लॉर्ड सिंपली 9th हाउस में बैठता है और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई और दूसरे योग नहीं होते हैं, तो सिंपली ये लॉन्ग डिस्टेंस में शादी होने की इंडिकेशन करता है। जो डिस्टेंस होता है फ्यूचर पाउस की, वो बहुत लंबा होगा, ट्रेन से, फ्लाइट से ट्रैवल करने की ज़रूरत होगी, ऐसा डिस्टेंस होगा, यह बताता है। इसीलिए एक से अधिक ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो ही फॉरेन में या फॉरेनर से शादी होने की पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग होता है। और इन सारी कॉम्बिनेशन को नवांश कुंडली में भी लगा के देखना होता है। अगर ये कॉम्बिनेशंस लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में, दोनों कुंडली में बन रहे हैं, तो विदेश में या विदेशी से शादी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक स्ट्रांग बनता है। अगर लग्न कुंडली में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, नवांश कुंडली में 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या लग्न कुंडली में 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और नवांश कुंडली में 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस के साथ हमको जलकारक राशियों को भी जोड़ के देखना होगा। 12th हाउस और 7th हाउस या 9th हाउस अगर जलकारक राशि होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। 7th हाउस या 12th हाउस या 9th हाउस के साथ या इन में से किसी 2 के साथ या तीनों के साथ लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में इन जलकारक राशि का लिंक होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। अब ग्रहों की बात करते हैं। अगर राहु 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ या 12th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी तरह जुड़ जाता है, एसोसिएशन से या युति से हो या दृष्टि से हो या नक्षत्र के संबंध से हो, तो
विदेश से या विदेशी से शादी होने की पॉसिबिलिटीज अत्यधिक स्ट्रांग होता है। राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग बना देता है इस पॉसिबिलिटीज को। इसी तरह के केतु का इन्वॉल्वमेंट भी। राहु 7th हाउस में खुद न बैठा हो, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के नक्षत्र में है, या 12 हाउस का लॉर्ड अगर राहु की नक्षत्र में या केतु की नक्षत्र में है, तो भी विदेशी से या विदेश में शादी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होता है। अर्थात राहु का एसोसिएशन अगर 7th हाउस में या 12 हाउस में या उनके स्वामी ग्रह के साथ किसी भी प्रकार से हो, तो पॉसिबिलिटीज अत्यधिक स्ट्रांग हो जाता है। राहु या केतु। शनि का एफ्लिक्शन 7th हाउस में या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, या 12 हाउस में या 12 हाउस के लॉर्ड के साथ, या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, या गुरु के साथ, या शुक्र के साथ फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने की मात्रा को बल प्रदान करते हैं। इन्हीं चीज को हमको नवांश कुंडली में भी लगा के देखना होगा। राहु केतु और शनि का इन्वॉल्वमेंट नवांश कुंडली के 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड, या 12 हाउस या 12 हाउस के लॉर्ड, या 9th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड, या इनमें से एक या एकाधिक घर या उनके स्वामी ग्रह के साथ राहु केतु और शनि का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। इसको भी देखना होगा। शुक्र विवाह के स्थायी कारक ग्रह होते हैं मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में। तो शुक्र अगर 12 हाउस के लॉर्ड के साथ में बैठते हैं, या 12 हाउस में बैठते हैं, या 7th हाउस में 7th हाउस के लॉर्ड में के साथ बैठते हैं, और ऊपर से शनि राहु या केतु से एफ्लिक्शन होते हैं, तो यह भी एक कंबाइनेशन बनता है फॉरेन लैंड में शादी होने की या फॉरेनर से शादी होने की, मेल और फीमेल दोनों की चार्ट में। और इसी तरह से फीमेल की चार्ट में गुरुदेव बृहस्पति और मंगल को लगा के देखना होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फीमेल की चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब दाराकारक ग्रह की बात करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दाराकारक ग्रह शादी का, विवाह का कारक ग्रह होता है, पति या पत्नी का कारक ग्रह होता है, और विवाहित जीवन का कारक ग्रह होता है। बर्थ चार्ट में राहु केतु को छोड़कर सबसे कम डिग्री का ग्रह दाराकारक ग्रह होता है। राहु केतु को छोड़कर सभी 7 ग्रहों की डिग्री को, मिनट को, सेकंड को देखना होगा, और जिसका सबसे कम डिग्री मिनट सेकंड है वह दाराकारक ग्रह होता है। दाराकारक ग्रह अगर राहु या केतु से या शनि से पीड़ित होता है, तो यह एक कंडीशन बनता है फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने की। अगर दाराकारक ग्रह नवांश कुंडली में राहु केतु या शनि से पीड़ित होता है, तो यह सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है फॉरेनर से या फॉरेन लैंड में शादी होने की। अगर लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में दोनों में ही दाराकारक ग्रह इस तरह से पीड़ित है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिकेशन अत्यधिक स्ट्रांग है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। दाराकारक ग्रह अगर राहु केतु या शनि की नक्षत्र में होता है, तो भी यह फॉरेनर्स या फॉरेन लैंड में शादी की इंडिकेशन को बताता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारी कंबाइनेशंस होते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन में आने के लिए हमको यह देखना होगा कि लग्न कुंडली में कितने बन रहे हैं ऐसे कंबाइनेशन, और नवांश कुंडली में कितने बन रहे हैं। अगर दोनों कुंडली में बन रहे हैं, एकाधिक बन रहे हैं, तो यह ऑलमोस्ट निश्चित होगा, श्योर शॉट होगा। और साथ में हमको देश, काल, स्थान और पात्र को भी ध्यान में रखना होगा। अब ये ढेर सारी कंबाइनेशन के बारे में थ्योरेटिकली जो हमने जाना, इनको हम 2 कुंडलियों में लगा के देखते हैं। राजीव गांधी जी और प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली में हम सभी जानते हैं उन लोगों की शादी फॉरेनर से हुई थी। तो स्क्रीन में आप राजीव गांधी जी की लग्न कुंडली और नवांश कुंडली साथ साथ देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का लग्न कुंडली है और राइट हैंड साइड का नवांश कुंडली है। उनकी कुंडली कन्या लग्न का है। कन्या लग्न के लिए 12 हाउस मीन राशि होता है। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति 12 हाउस में 12 हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ इकट्ठे बैठे हैं, और साथ में चंद्रमा, मंगल और बुध भी हैं। 5 ग्रह बैठे हुए हैं 12 हाउस में, और 10th हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रहा है। इस तरह से एक फॉरेनर से शादी होने की सुंदर कॉम्बाइनेशंस बन रहे हैं उनकी कुंडली में। अब राइट साइड की जो चार्ट है नवांश कुंडली,
उसको देखिए, नवांश चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड मार्स 7th हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, और लग्न में जुपिटर उच्च के होके बट राहु के साथ बैठे हैं, और जुपिटर 9th हाउस को रूल करते हैं। तो नवांश कुंडली में भी विदेशी से शादी होने की योग बन रहे हैं। अब स्क्रीन में यह दूसरी चार्ट प्रियंका चोपड़ा जी का है। लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट लग्न कुंडली है और राइट हैंड साइड का चार्ट नवांश कुंडली है। उनके लग्न कुंडली मेष राशि का है। 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए बृहस्पति 12 हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठे हैं, और 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र 3rd हाउस में राहु के साथ युति करके बैठे हैं। राहु शुक्र के साथ है और 7th हाउस में दृष्टि दे रहा है, 7th हाउस में भी और गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर भी। अब नवांश कुंडली देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड मंगल 12 हाउस में बैठा है और 10th हाउस में बैठा शनि 12 हाउस में 7th हाउस के लॉर्ड को भी पीड़ित कर रहा है और 7th हाउस को भी पीड़ित कर रहा है, और 12 हाउस में बैठा मंगल केतु के साथ भी है। इस तरह से प्रियंका चोपड़ा जी की दोनों कुंडली, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, एक विदेशी से शादी होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फॉरेनर से शादी होगा या नहीं, या फॉरेन लैंड में शादी होगा या नहीं, इसको इस तरह से देखा जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।